नमस्कार, मैं हूँ तृप्ता आर्य। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा पूरा हिंदुस्तान अभी कोरोना की सेकेंड वेव की चपेट में है और जिस तरीके से अगर हम बात करें पिछले दिनों की, जिस तरीके से आतंक पूरी दिल्ली, मुंबई, अलग अलग राज्यों में कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक दहशत सी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मन में आज पैदा हो गई है। अपने लोगों का जाने का दर्द उनके दिल में है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। आज हमारे साथ इसी मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजू व्यास जी। सर, आपका इंडिया 18 में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से हालात अभी पूरी इंडिया के बने हुए हैं, हालांकि कहा यह जा रहा है कि गांवों तक अभी नहीं पहुंचा है, आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे, लेकिन आज इस बीच में एक खुशी की खबर ये आई है, कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल एक अच्छी खबर हम लोगों को सुनाई और ये हम ही लोग सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि देश में समय के साथ जिस प्रकार से दिल्ली सरकार और भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया हुआ है, उसके लगने के बाद से नंबर ऑफ केसेस कम होते चले जा रहे हैं, बट साथ ही साथ इन्फेक्टिविटी रेट भी कम होती चली जा रही है। परंतु इसी के साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस इन्फेक्टिविटी रेट को या इन्फेक्टिविटी रेट को जो WHO की गाइडलाइंस है उसके अनुसार हमें 5% से नीचे लानी पड़ेगी, तभी हम अपने इस लॉकडाउन को खोलें। बट साथ ही साथ इसी समय में हमें अपने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को भी बहुत तेजी से बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में जब हम रिलैक्सेशन के समय पे जाएं या जब हम वापस अपने समाज में लोगों को ढील देनी शुरू करें, उस समय तक हम अपने 18 या उससे उम्र में बड़े लोगों को, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को हम वैक्सीनेशन या कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर पाएं। सर, अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल जिस तरीके से एक दहशत लोगों के मनों में थी कि कोविड एक महामारी जो इंडिया के अंदर एंटर करी है, उसको लेकर काफी ज्यादा दहशत थी, लेकिन साथ ही लोगों को ये था कि कहीं ना कहीं अगर हम प्रिकॉशन लेंगे हम सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें 2021 की, मार्च के महीने से काफी ज्यादा केसेस देखने को मिले, चाहे वो मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें। अब जिस तरीके से बिना ऑक्सीजन के हमारे मरीजों की जान जा रही है, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की कमी है, उसकी वजह से ये सारा मामला सामने आया है। जैसा कि डॉक्टर्स भी हमें बोलते रहे हैं, हम कई डॉक्टर्स के टच में थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सेकेंड वेव आएगी, हम लोगों को तैयार होना है। कहीं ना कहीं जो सरकारों की तरफ से नजरअंदाजी की गई है, उसका भरपाई आम जनता कर रही है। जी, मैं इसको थोड़ा उल्टे पर्सपेक्टिव में कहना चाहूंगा और हाँ, नो डाउट कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजों पे पॉइंट्स पे लैक्यूना रहा है, क्योंकि जहां तक सरकार और उससे रिलेटेड जो मशीनरी होती है उसका सवाल है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, उस कमेटी ने बहुत पहले इस बात के लिए आगाह किया था सरकारों को कि एक सेकेंड वेव जरूर आएगी। हम टेक्निकल एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं, हम सभी लोग इस बात को मानते थे कि एक सेकेंड वेव जरूर आएगी। जिस तरह का हमने वेव वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देखा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड वगैरह वगैरह में, वहां पे भी एक सेकेंड वेव आई है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान में एक वेव अपेक्षाकृत थी, नंबर 1। और नंबर 2, जो उसके लिए हमें एक तैयारी करनी चाहिए थी, जो पिछले 15 महीनों में हम लोगों को जनवरी ऑनवर्ड जो हमें एक तैयारी करनी चाहिए थी, वो हम लोग नहीं कर पाए। कहीं न कहीं उसमें हमें 2-3 चीजों की बहुत तैयारी की जरूरत थी। एक, पहली बात हमें जरूरत थी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, मैन पावर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह को ट्रेन करने की, रिक्रूट करने की, वो हम नहीं कर पाए। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दिनों में आप लोग और हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हमारे अस्पताल के जो जाने वाले लोग हैं वो भी देख रहे हैं, वो है ऑक्सीजन की कमी। हम एक साइड ये कहते हैं, या हमारे देश के नेतागण, हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज भाई लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूँ इस बात को कि देश के इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उन्होंने अपनी जो ऑक्सीजन थी उनको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमारे हॉस्पिटल्स को पहुंचाने की कोशिश की, परंतु साथ ही साथ कुछ जगहों पे कमियां रह गई, जैसे कि हमारे पास
ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड था, जो क्रायोजेनिक बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, उसकी कमी थी, जिसके कारण से इंडस्ट्रीज में नो डाउट कि वहां पे प्रोडक्शन होता था, परंतु वहां से हम ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारे कंटेनर्स नहीं होने के कारण से हम समय पे अस्पतालों में या सिटीज में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए। अब जहां तक इस बीमारी का या इस वायरस का सवाल है, तो ये वायरस इसने अपने आप को पिछली वेव की अपेक्षा कई एंगल से अगर हम देखें तो इसने अपने आप को बदला है। जैसे कि पिछली वेव में हमने देखा था कि ज्यादातर जैसे एक घर में कभी एक व्यक्ति अगर बीमार हुआ या एक व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा दो उससे ज्यादा लोगों को एक परिवार में यह इन्फेक्शन नहीं होता था। परंतु आप इस बार देख रहे हैं कि एक ही परिवार में अगर ये वायरस बाहर से कोई व्यक्ति लेके आया है तो पूरा का पूरा परिवार जो है इस वेव में इन्फेक्ट हो रहा है। या हम इसको अपने एंगल से अगर समझें तो कहीं ना कहीं ये अब एक तरीके से जो है ये वाला जो वायरस है, ये वायरस पिछले वायरस की अपेक्षा ज्यादा विरुलेंट है, इन द सेंस कि यह ज्यादा तेजी से फैलता है। पहली बात, ज्यादा तेजी से हम एक से दूसरे व्यक्ति को दे पाते हैं। तीसरी बात यह है इसमें कि इससे मोर्टेलिटी भी, इससे कई लोगों की मौतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यंगर जनरेशन में हमने देखा है 20 साल से लेके 35-45 साल के बहुत सारे बच्चे, जवान लोग हमारे आज दिन ब दिन मरते चले जा रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि कहीं न कहीं हमारा जो एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूर्णतया इस चीजों के इतनी बड़ी वेव को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था। सर, जिस तरीके से हमारी फोन पे भी बात हो रही थी, हम इसके वेरिएंट के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा कि इस बार जो एक पूरा इंडिया में वेरिएंट आया है कोरोना का, वो एक कॉम्बो है। वो किस तरीके से है कॉम्बो? क्योंकि कुछ समय बाद हम खुद पूरे देश के लोग कहीं ना कहीं लापरवाही का भी ये जो है आलम रहा है कि लापरवाही की वजह से भी ये केसेस बढ़े हैं, क्योंकि लोगों ने पब्लिक प्लेसेस में जाना शुरू कर दिया, विदेशों से आवाजाही बढ़ गई। जिस तरीके से वायरस मुंबई में देखने को मिला, वहां के लोग दिल्ली में आए। तो आपने ये कहा था कि एक कॉम्बो है। कॉम्बो किस तरीके का सर? कॉम्बो इसलिए हुआ क्योंकि पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि इसकी इस वायरस की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग तरीके से है। जैसे कि हिंदुस्तान में जो सबसे पहली वेव, जब पिछली बार की जो वेव आई थी, उसमें ज्यादातर जो हिंदुस्तानी या जो लोग हिंदुस्तान से बाहर गए थे वो इंग्लैंड, अमेरिका या और भी जो कंट्रीज जैसे इटली वगैरह, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज जो जहाँ पे कि इस समय में वुहान, चाइना में जो लोग गए थे, वहां से ये वायरस हिंदुस्तान में पिछली वेव के द्वारा हिंदुस्तान में आया। उसके बाद में जब हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन पूरा हिंदुस्तान में लगा दिया, तो उसके बाद जब हमने लॉकडाउन लगाने के बाद में जब हमने कड़ाई हिंदुस्तान में लागू की, तो उसके बाद अपन सभी लोगों ने ये देखा कि इसमें इन्फेक्टिविटी रेट कम होती चली गई और नंबर ऑफ केसेस कम होते चले गए। बट साथ ही साथ हुआ क्या कि जो हिंदुस्तान में एक वायरस रहा, उसने अपने आप के स्ट्रक्चर को या उसने अपने आप के जीनोम को बदल लिया। इसलिए अब हम इसको डबली म्यूटेंट वायरस कहते हैं, जो कि एट द मोमेंट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है। इसी के साथ साथ जब हम लोगों ने रिलैक्सेशन दिया, तो जो लोग विदेश गए, जैसे कि जो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से जो लोग आए, वो ज्यादातर लोग अगर अपन जियोग्राफिकली देखेंगे तो इंग्लैंड से बहुत सारे लोग पंजाब की एरिया में आए या पंजाब में आए। तो जो इंग्लैंड से आने वाले बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक मरीज थे, वो इंग्लैंड वेरिएंट को, यूके वेरिएंट को पंजाब में लेके आए और वहां से वो समय के साथ में फिर दूसरे स्टेट्स में चलता चला गया। इसी प्रकार से कुछ लोग जो कि साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका से भी कुछ लोग अपने साथ में इस वायरस को लेके आए। तो इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से हिंदुस्तानी वर्जन जिसने अपना आप को डबल म्यूटेंट कर लिया, चेंज कर लिया अपने स्ट्रक्चर को, ये एक प्रकार से कॉम्बो फॉर्मेशन हो गया। इसलिए आज की तारीख में अलग अलग जियोग्राफिकल पोजीशंस पे अगर हम वायरस को जीनोमिक सीक्वेंसिंग अगर कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि हर एरिया में एक अलग प्रकार का वायरस जो है वो लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और इस पूरे कॉम्बो में एक जो सबसे बड़ी खासियत है वो दो स्पेसिफिक चीजें हैं इसकी। एक, नंबर 1, ये बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। पिछली वेव में हमने देखा था ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोगों को इन्फेक्ट करता था,
लेकिन यह जो वायरस आज की तारीख में हिंदुस्तान में प्रेवलेंट है, ये 10 गुना ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, नंबर 1। और नंबर 2, इसके इन्फेक्शन होने के नाते या इसके इन्फेक्शन होने से जो मोर्टेलिटीज हैं या लोगों को जो ये जानलेवा प्रकार का वायरस है। तो हमें एहतियात के तौर पे जो लॉकडाउन अभी सरकार ने लगाया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। उससे मुझे लगता है आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में थोड़ी सी जो सो कॉल्ड इन्फेक्टिविटी रेट कम होगी, उसके कारण से, बट नेचुरल है कि जब इन्फेक्शन कम होगा तो हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके ऊपर जो बर्डन है अभी वो कम होगा। उसके कारण से हम लोगों को अच्छा इलाज कर पाएंगे और अल्टीमेटली हमारी जो मौतों की संख्या है वो भी कम होती चली जाएगी। सर, अगर हम पिछले 4 से 3 दिन की बात करें, इसमें ठीक होने वालों की रिकवरी ज्यादा जो आई है सामने, जो अब रिकवरी रेट है वो ज्यादा है। तो अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, जैसे कि कहा जा रहा था कि 1.5 लाख डॉक्टर और 2 लाख नर्सेज की जरूरत पड़ेगी, सरकार ने एक अहम कदम भी ये निकाला है। जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, वो भी आए नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर में है वो भी अब इस महामारी के दौर जो चल रहा है उसमें मदद के लिए आ गया है। तो आने वाला दिन, क्योंकि लोगों के जो एक मैसेज जा रहा था कि हमारे जो 2 हफ्ते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें बचकर रहना है, कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल बात सत्य है कि आने वाले 2 हफ्ते हम लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें इन 2 हफ्तों में 2 बड़े-बड़े काम करने हैं। एक, हमें हमारी इन्फेक्टिविटी रेट को 5% या उससे कम करना है। नंबर 2, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनको बहुत अच्छे से इलाज देना है। तीसरा, हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य और भी करना है कि ओवर स्ट्रेस्ड जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको एक थोड़ा सा ब्रीदिंग समय देना है, या वो अपना सांस ले पाए या थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए, ताकि अगर हम आगे आने वाले समय में यह वेव कंटिन्यू रहती है तो हम हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को एक प्रकार से थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे पाए इस दौरान। तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में 2 से 3 हफ्तों में अगर हम कंटिन्यू इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे तो मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि समय के साथ हर चीजें अपने अनुसार ठीक होती चली जाएंगी। सर, यहाँ पे हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं। 18 साल के ऊपर वालों को दिल्ली में और अन्य राज्यों में टीका लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे वो पेरेंट्स डरे हुए हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनको अभी वैक्सीन नहीं लग सकती। आप उनके लिए क्या सुझाव देंगे, क्योंकि अब ये जो वायरस आया है वो बच्चों पे भी अटैक कर रहा है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक आपने किया है कि अभी जब हम पिछली वेव में देख रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि मात्र पिछली वेव में मात्र 1% छोटे बच्चों को ही कोरोना का इन्फेक्शन हमने देखने को मिला था। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइंस या जो नई थिंक टैंक है हमारी, वो ये सोचती है कि यह वायरस किसी भी एज के व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकती है और इससे बचने का बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो ये है कि पेरेंट्स अगर अपने घर में अपने बच्चों को एक तो पहली बात बाहर जाने न दें और पेरेंट्स जितना जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। पेरेंट्स अगर खुद अपने आप को ही वैक्सीनेट करवा लेंगे तो वो डेफिनेटली अपने बच्चों को इस बीमारी से प्रिवेंट कर पाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जब बच्चे बाहर खेलने भी जाते हैं तो हमें अक्सर ये देखना चाहिए कि अपने घर के जो बच्चे हैं या बच्चों को सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ मिलने देना चाहिए जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी कोरोना का वैक्सीनेशन ले पाए। भीड़ में बच्चों का जाना, भीड़ में बच्चों को ले जाना, भीड़ में बच्चों को खेलने देना, ये बिल्कुल आने वाले कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को भी मास्क पहना के रखना चाहिए, या जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनका भी पालन बच्चों को भी सिखाना चाहिए। सर, कई लोगों ने वैक्सीन ली, जैसे हमारे भी कई जानकार थे, उन्होंने वैक्सीन ली, लेकिन उनके दिलों में डर खत्म हो गया कोविड को लेके। वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने लगे। उन्होंने ये कहा कि हमें वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन घर में नहीं लगी, फिर भी जो केस है वो पॉजिटिव आए। लोगों ने कहीं ये सोच लिया कि हम बच गए हैं, हमें वैक्सीन लग गई है, लेकिन घर में फिर भी लोग पॉजिटिव आए हैं। जी, तो क्या है कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगा है उनके लिए तो एक खुशखबरी तो ये कहना चाहूंगा, या उनको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हाँ,
कोरोना वैक्सीनेशन लगने के बावजूद उनको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए सरकार और सारे डॉक्टर्स बार बार इस बात पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगने के बावजूद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे सख्ती से पालन करना है, मास्क लगा के रहना है, डिस्टेंस वेल मेंटेन करना है 6 फीट का, और हाथ को धोते रहना है, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए सिर्फ खुशी की बात यह है कि जो लोग व्यक्ति या जिन लोगों ने अपने आप को दोनों वैक्सीनेशन की डोज ले ली है, उनको सीवियर कैटेगरी की जो कोविड इन्फेक्शन है उसके होने की संभावना नहीं के बराबर है। ये आपने खुद ने अभी देखा होगा, पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले, एक स्टडी पिछले 10,000 केसेस जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है, उसके अंदर एक स्टडी हिंदुस्तान की आई है, ICMR ने उस स्टडी को कंडक्ट किया था, जिसमें ये पाया कि जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 डोज ले ली है, उनके अंदर इन्फेक्शन होने की या उनको कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना 0.4%, 0.03% और 0.05% है। इतनी कम है। तो कहीं न कहीं ये हमारी इस बात को सुदृढ़ता से आगे रखता है कि वैक्सीनेशन लेने के बहुत सारे फायदे हैं। यह हिंदुस्तान की स्टोरी ही नहीं है। अगर अपन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देखें, आप एक एग्जांपल देंगे, छोटी सी कंट्री है, इंग्लैंड है, चाहे आप और भी बहुत सारी यूरोपियन यूनियन की छोटी छोटी कंट्रीज को देख लें, जहां पे 80% जनता ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। वहां पे अस्पतालों में ICU के बेड्स आज की तारीख में खाली हैं। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सजेस्ट करता है कि जिन लोगों ने कोविड के दोनों वैक्सीनेशन ले लिए हैं, उनको ICU या सीवियर बीमारी होने की संभावना नहीं होती बिल्कुल। तो ये एक प्रोटेक्टिव हमारे लिए एक फर्स्ट प्रोटेक्शन है। सेकंड प्रोटेक्शन पहले की तरह वही मास्क है। तो अगर हम इन दोनों प्रोटेक्शंस को साथ लेके चलते हैं, तो हम अपने को ही नहीं, अपनी फैमिली को बचा पाएंगे, साथ ही साथ हम हमारी सोसाइटी को बचा पाएंगे, और इसमें अल्टीमेटली हम हमारे कंट्री को के जनता को बचा पाएंगे। इसी प्रकार से हमारी इन्फेक्शन रेट ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। इससे बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक एडवांटेज भी हैं कि हमारी इकोनॉमी हम समय के साथ खोल पाएंगे, अदरवाइज हमें लॉकडाउन को लंबे समय तक चलाना पड़ेगा। सर, इंडियाज़ 18 के दर्शक आपको सुन रहे हैं। एक भय लोगों के मन में है, कहीं हमें कोविड ना हो जाए, क्योंकि आजकल हर घर में बुखार, जुकाम, खांसी, सारी जगह ये वायरस फैला हुआ है। चलते चलते कुछ ऐसे टिप्स जो लोग घर में रहकर अपनी रिकवरी कर सकें। बहुत सिंपल है। एक पहली बात, आप सभी व्यक्तियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पहली बात, इस कोरोना वायरस से हम लोगों को थोड़ा सा घबराना नहीं चाहिए, हमें मन में चिंता रखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी तरफ से कोविड की रिलेटेड जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे बार बार हम जो एम्फेसिस कर रहे हैं, उसको अपनाना है। और तीसरा, सभी व्यक्तियों को जो भी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें बगैर डर के जाके अपना वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके वो कराना है। अगर हम इन तीनों चीजों पे हम विश्वास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस पैंडेमिसिटी में हम इस बुरे दौर से गुजर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है हम इस बुरे दौर से भी गुजर जाएंगे अगर हम 3 चीजों को फॉलो करते हैं तो। आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजू व्यास, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं। इन्होंने जिस तरीके से बातों बातों में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया कि लोगों को डरना नहीं है, चिंता लेकर अपना इलाज करना है, और कहा कि अगर इसी तरीके से लॉकडाउन रहा, लोगों ने जो नियम है उनको उसका पालन किया, तो कोविड का जो दौर है, बुरा दौर जिससे पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है, वो आने वाले समय में गिरेगा। तो कहा भी यही जाता है, डर के आगे जीत है। हम सबको हिम्मत रखनी है। अभी परेशानी का समय है, लेकिन आने वाला समय जिस तरीके से दिन पर दिन जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता जा रहा है, हिम्मत के साथ हम इस महामारी से निकलेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इंडियाज़ 18 से बात करने के लिए। हम आगे भी आपसे कई विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।